अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स वाला। मैं हूं अज़हर रियाज हंजरा। हमने कम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर 1 क्लास 11th उसकी फर्स्ट 4 एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर ली हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.5 को देखेंगे। एक्सरसाइज 1.5 में जो हम देखेंगे कि पहले हमने जो सीखा था वो था कम्प्लेक्स नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। और मतलब कम्प्लेक्स नंबर्स की दो से ज़्यादा फॉर्म होती है। एक फॉर्म जो अभी तक हमने सीखी है z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, जैसे ये फॉर्म थी z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये रेक्टेंगुलर फॉर्म होती है। अभी हमने सीखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब पोलर फॉर्म हम देखेंगे। और जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो ऑब्वियसली हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करते थे, उसकी आर्गन डायग्राम बनाते थे। तो इसमें भी हम इसकी आर्गन डायग्राम बनाएंगे पोलर फॉर्म में भी। तो जो पोलर फॉर्म के लिए आर्गन डायग्राम बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इसमें हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी सीखेंगे कि वो क्या होता है। और एक्सरसाइज 1.5 जो है उसके फर्स्ट 3 क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम दी पोलर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने ना एक नंबर ले लिया z इन रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस एटा वाई। अब ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा, हमने इसको सीखा था कि हम इसको पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पेयर फॉर्म में मतलब x y। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास रियल एक्सिस पे डिस्टेंस आ गया x यूनिट और ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास y एक्सिस पे y यूनिट्स। अब इसी को हमने सॉल्व करके रीजन से जो पॉइंट का डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस ये फाइंड करना सीखा था। अब ये पॉइंट कैसे फाइंड करते थे, ये हमारे पास होता था मॉडुलस, मतलब मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये था हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्यों कहते हैं कि ये जो भी हम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं ना, अगर हम देखें तो वो एक रेक्टेंगल बनाता है। जो अगर एक नंबर हम रिप्रेजेंट करेंगे ना, वो जो भी हम नंबर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो एक रेक्टेंगल बनाया करेगा हमेशा। इस वजह से इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म कहते हैं। अभी हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक वैल्यू x है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट वैल्यू है y। तो हम क्या करेंगे, पुट कर दिया करेंगे x की जगह पे r cos थीटा और y की जगह पे r sin थीटा। ये हम पुट करेंगे। अब देखो पहले हमारे पास x और y था, हमने नए वेरिएबल्स दे दिए, दो नए वेरिएबल्स आ गए r एंड थीटा। तो मतलब फिर ये जो पॉइंट है x कॉमा y ये भी चेंज हो जाएगा। ये एक नया पॉइंट बना करेगा जो कि बनेगा r कॉमा थीटा। दो नए वेरिएबल्स आ गए ना, x और y की जगह नए वेरिएबल आ गए r एंड थीटा। अब जो भी हम नंबर रिप्रेजेंट किया करेंगे पोलर फॉर्म में, वो r एंड थीटा के फॉर्म से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया करेंगे। r यहाँ पे क्या होता है, r इसका डिस्टेंस होता है, ये भी हम आगे देखेंगे। और थीटा क्या होता है, वो एंगल होता है, डायरेक्शन होती है, वो हम बताते हैं। देखिए x की जगह हमने क्या लगाना है, r cos थीटा, और इस y की जगह हमने क्या लगाना है, r sin थीटा। तो वो हमने पुट कर दिया, x की जगह r cos थीटा और y की जगह हमने क्या लगा दिया, r sin थीटा। अगर ये दोनों वैल्यूज में देखूं तो r हमारे पास कॉमन आ गया, r को कॉमन ले लेते हैं। जब हमने r कॉमन ले लिया तो पीछे मेरे पास बच गया cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा। cos थीटा प्लस अयोटा sin थीटा, इसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। इस तरह का जो नंबर होता है उसको हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। यहाँ पे अब हमारे पास दो नए वेरिएबल आ गए, एक r आ गया और एक आ गया थीटा। अब हमने ये बताना है कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे फाइंड किया करेंगे। जो हमारे पास r होगा ना, वो मॉडुलस ऑफ z के इक्वल होगा, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और थीटा जो होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा tan इनवर्स y ओवर x। tan इनवर्स y ओवर x कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लिया करेंगे, मतलब इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट। इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z। जो हम थीटा फाइंड करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z। r हमारे पास डिस्टेंस आ जाया करेगा और जो थीटा है वो एंगल डायरेक्शन आ जाया करेगी। मतलब यहाँ से रीजन से अगर हम लाइन ये ड्रॉ करें, ये जो लाइन पॉइंट है रीजन से r थीटा, ये नया पॉइंट बना, ये पॉइंट बना। अब देखें इसमें जो एंगल बन रहा है इस रियल पॉजिटिव एक्सिस से, रियल पॉजिटिव एक्सिस से जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा थीटा इसमें। और जो रीजन से इसका डिस्टेंस होगा ये वाला, इसको हम r कहा करेंगे, ये हमारे पास डिस्टेंस होगा इसका r। तो अब ये हम मतलब क्या किया करेंगे, जब भी पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना तो हम दो चीजें फाइंड किया करेंगे। एक हम फाइंड किया करेंगे r और एक हम फाइंड किया करेंगे थीटा। दोनों वैल्यूज में हम वापस यहाँ पे r की जगह r की वैल्यू लगा देंगे और थीटा की जगह थीटा की वैल्यू लगा दिया करेंगे। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो कन्वर्ट हो जाएगा पोलर फॉर्म में। तो इस तरह हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब r तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं उसका मॉडुलस फाइंड करके। अब थीटा भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन थीटा को हम आर्गुमेंट बोलते हैं और आर्गुमेंट भी दो तरह के होते हैं।
और मतलब अगर हम इसको फाइंड करना चाह रहे हैं दोनों आर्गुमेंट को, तो कैसे इन आर्गुमेंट्स को फाइंड करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा आर्गुमेंट जो होते हैं उनको हम बोलते हैं, एक होता है जनरल आर्गुमेंट और एक होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट। दो आर्गुमेंट होते हैं, डिफरेंट तरह के होते हैं, जनरल आर्गुमेंट एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जो होता है ना जनरल आर्गुमेंट, ये हमेशा लोअर केस लेटर से लिखा जाता है। ए क्या होगा? लोअर केस लेटर, आर्गुमेंट ऑफ जी, ये जनरल आर्गुमेंट होगा। पहचान की मैं बता रहा हूँ, पहचान करते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कैपिटल अपर केस लेटर यूज होगा, ए अपर केस लेटर होगा, और जनरल आर्गुमेंट में ए क्या होगा? लोअर केस लेटर होगा। ये पहला डिफरेंस आ गया दोनों में, मतलब इनकी पहचान कैसे होगी। लोअर केस में जनरल आर्गुमेंट और प्रिंसिपल जो है वो अपर केस लेटर में होगा। अच्छा, दूसरा डिफरेंस क्या होता है? जो जनरल आर्गुमेंट होता है ना, उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज निकलती है, मतलब उसका जो आंसर होता है वो इनफाइनाइट वैल्यूज होती है, बहुत ज्यादा आंसर्स निकलते हैं। और जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होती है ना, हमेशा सिंगल यूनिक वैल्यू निकला करेगी। हमेशा क्या निकला करेगी? सिंगल एंड यूनिक वैल्यू निकला करेगी। कैसे? आर्गुमेंट की वैल्यू थी, मतलब थीटा, हमने कोई एंगल फाइंड किया, जो भी हमने सीखा था कि थीटा किसके इक्वल है? थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स y ओवर x। नहीं, थीटा निकला, उसमें 2n पाई ऐड किया करेंगे और n की डिफरेंट वैल्यूज लगाएंगे, 1 2 3 4, जैसे वैल्यू चेंज कर देंगे आंसर भी चेंज होगा, और वो सबको सेटिस्फाई करेगा। वो जो आंसर होगा, आर्गुमेंट होगा, वैल्यू में लगाने से वो सेम आंसर दिया करेगा। तो मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसकी इनफाइनाइट वैल्यूज निकल सकती है। लेकिन जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होती है ना, उसकी हमेशा यूनिक सिंगल वैल्यू निकलती है, और वो हमेशा लाई करती है माइनस पाई और पाई के बिटवीन। ठीक है, माइनस पाई मतलब -180 डिग्री से, माइनस पाई से छोटी वैल्यू नहीं आएगी और पाई से बड़ी वैल्यू नहीं आया करेगी। ये इन दोनों का डिफरेंस होता है, और ये एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है कि डिफरेंस प्रिंसिपल आर्गुमेंट और जनरल आर्गुमेंट में डिफरेंस क्या होता है। अब हमने आर्गुमेंट फाइंड करना, हम ज्यादातर ना जनरल आर्गुमेंट ही फाइंड करते हैं, प्रिंसिपल आर्गुमेंट को बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन एमसीक्यूज के तौर पर आप इनको तैयार कर लेना। हम जनरल आर्गुमेंट को ही डिस्कस करेंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री में 10th क्लास में हमने सीखा था कि ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज हम इसको काउंट कर रहे थे, 1 2 3 4, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गए। यहां से ये स्टार्ट होता था 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमने डिग्रीज में रिप्रेजेंट करवाया। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 0 रेडियंस, यहाँ पे 90 डिग्री किसके इक्वल होता है? ये π/2 रेडियंस के इक्वल होता है। 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? ये पाई रेडियंस के इक्वल होता है। 270 डिग्री 3π/2 एंड 360 डिग्री 2π। ये रेडियंस की वैल्यू होती है, और यहाँ से हमारे जो क्वाड्रेंट होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, जो कम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, उसकी भी आप ये समझ लें कि उसकी भी नेचर होती है। वो यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे पता चलता है? अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई नंबर है 3,4, तो यहाँ पे देखें 3 यूनिट 1 2 3 और 1 2 3 एंड 4 रियल इस एक्सेस पे, तो मतलब ये यहाँ पे कोई नंबर बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अगर मैं इसको ले लूँ -3,4, तो ये नंबर यहाँ पे बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाया करेगा। अगर मैं दोनों को नेगेटिव ले लूँ, -3, -4, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नंबर भी बनेगा यहाँ पे। और अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूँ और जो इमेजिनरी है उसको मैं नेगेटिव ले लूँ, तो ये हमेशा किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये यहाँ पे कोई नंबर बनेगा। अगर चार क्वाड्रेंट, डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट वैल्यू आती है, एंगल चेंज हो जाता है। मतलब यहाँ पे अगर नंबर है तो इसका एंगल कोई और होगा। नंबर सेम है, देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम है, सिर्फ उनके साइन चेंज हो रहे हैं, तो उससे उनका क्वाड्रेंट चेंज हो रहा है। क्वाड्रेंट जैसे ही चेंज होगा तो उनका एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो हमने याद ये रखना है कि जो हमारे पास जनरल आर्गुमेंट है उसकी वैल्यू क्या हुआ करेगी। जनरल आर्गुमेंट की जो पहली होगी ना, थीटा हमने फाइंड कर लिया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा में नो चेंज, थीटा वैसे ही रहा करेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आया करेगा। सेकंड अगर हम क्वाड्रेंट देखें तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई पे एंड हो रहा है, तो हम इसको थीटा को सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई में से माइनस कर दिया करेंगे, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा किया करेंगे, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2π माइनस थीटा किया करेंगे। ये हम जनरल आर्गुमेंट की बात कर रहे हैं। जनरल आर्गुमेंट क्वाड्रेंट के लिहाज से थीटा चेंज हुआ करेगा, आर्गुमेंट चेंज हुआ करेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो चेंज, सेकंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 माइनस थीटा। तो ये हमारे पास जनरल आर्गुमेंट आ गया। हर क्वाड्रेंट के लिए डिफरेंट वैल्यू आया करेगी। पहले हम थीटा फाइंड कर दिया करेंगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। जो वैल्यू आएगी क्वाड्रेंट के लिहाज से हम फिर उसके पाई ऐड कर देंगे, या 2π माइनस कर देंगे, या पाई को पाई में से माइनस कर दिया करेंगे, तो हमारा आंसर निकल आया करेगा।
अच्छा, ये हमने क्वाड्रेंट की तो बात कर रही है, लेकिन यहाँ पे एक्सिस भी हैं, 4 एक्सिस हैं, पॉजिटिव रियल एक्सिस, नेगेटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस, नेगेटिव रियल इमेजिनरी एक्सिस, मतलब 4 एक्सिस बनते हैं। तो इस पे फिर एंगल क्या होगा ये हमने देखना है। तो इसको ना हम कुछ 4-5 स्पेशल केसेस हैं, उस लिहाज से हम इसको डिस्कस करते हैं। स्पेशल केसेस का पता कैसे चलता है जी, ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस कैसे पता चलेगा, जो दोनों है ना, एक हमारे पास होता है एक्स कॉमा वाई, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, दोनों में से कोई एक जीरो होगा ना, तो वो हमारे पास स्पेशल केस आ जाया करेगा। मतलब या तो एक्स जीरो हो जाए या वाई जीरो हो जाए, तो वो स्पेशल केस आएगी। अच्छा जी, फर्स्ट केस क्या बनता है कि अगर एक्स हो जीरो, वाई ग्रेटर देन जीरो का मतलब है वाई पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स जीरो है तो वो यहाँ पे पॉइंट बन गया, और वाई पॉजिटिव है तो मतलब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, तो ये क्वाड्रेंट बन गया। तो यहाँ पे फिर अगर हम देखें तो 90 डिग्री का एंगल बन है, इसके साथ एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री का। और दूसरा इसका ये कि अगर एक्स जीरो है और वाई नेगेटिव है तो फिर डाउन साइड जाएंगे। तो ये क्लॉकवाइज अब यहाँ पे मेजर हो रहा है, तो ये हमारे पास 90 डिग्री माइनस का बन गया। ठीक है, तो सेकंड केस में क्या होगा, अगर एक्स जीरो और वाई लेस देन जीरो होगा तो थीटा क्या आएगा, -90 डिग्री आ जाएगा। अब थर्ड केस है कि अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो हो जाए तो फिर थीटा हमारे पास अनडिफाइंड होगा, वो ये पॉइंट बनता है, ये पॉइंट, इसको कोई एंगल नहीं बन रहा। ठीक है, अनडिफाइंड एंगल है, कोई एंगल हम इसका मेजर नहीं कर सकते हैं। फिर अगर देखें एक्स जीरो के लिए हमने तीनों केसेस देख लिए, अब वाई जीरो के लिए देखेंगे। वाई जीरो और एक्स पॉजिटिव हो जाए, अच्छा जी, वाई जीरो मतलब ये, और एक्स पॉजिटिव है तो मतलब ये साइड बनेगी हमारे पास, ये वाला एक्सिस बनेगा। यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। और अगर y जीरो और x नेगेटिव हो जाए तो फिर यहाँ से इस साइड को जाएंगे तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। ये कुछ स्पेशल केसेस हैं। ये स्पेशल केसेस का कैसे पता चलता है, स्पेशल केसेस का पता चलता है y या x दोनों में से कोई एक वैल्यू जीरो होगी तो फिर स्पेशल केस बनेगा। और इस स्पेशल जो केस के क्वेश्चन होंगे ना, इनको हम थोड़े डिफरेंट तरीके से डील किया करेंगे। ये तरीकाकार से थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा से हट के इनको डील करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। आई होप इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसको लिख के और अच्छे से बैठ के लिख के और इसको अच्छे से रिवाइज करें तो ये तैयार हो जाता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, याद करेंगे तो फिर ही हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा जी, एक हमने देखा था प्रिंसिपल आर्गुमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रिंसिपल आर्गुमेंट की डेफिनेशन जो है वो बहुत आती है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट मतलब थीटा को ही हम नाम देते हैं, या इसको हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट कह देते हैं, या हम इनको जनरल आर्गुमेंट कह देते हैं। तो मतलब इसका नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होगा, ये होगा आर्गुमेंट ऑफ जीरो टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, ये होता क्या है, ये एंगल होता है बिटवीन द पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग एक्स वाई। मतलब देखें, ये हमारे पास पॉजिटिव रियल एक्सिस आ गया, ये हमारे पास नंबर आ गया एक्स कॉमा वाई। तो अगर मैं ओरिजिन से इस नंबर को मैं ज्वाइन करवाऊं तो यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा। ये कह रहा है कि क्या एंगल कौन सा है, पॉजिटिव रियल एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग एक्स कॉमा वाई, जो उस नंबर को ज्वाइन करती है उस लाइन के बिटवीन जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं जनरल आर्गुमेंट। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए से इसको डिनोट करते हैं, ये पीछे मैंने डिफरेंस में बता दिया। और ये क्या होती है, सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू होती है। अब ये देखेंगे एमसीक्यूज बन सकता है कि सिंगल स्पेसिफिक वैल्यू किसकी होती है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट की होती है, जनरल आर्गुमेंट की होती है। तो ये एमसीक्यूज के तौर पे आपने तैयार रखना है। और दूसरा ये पूछा जा सकता है कि इसकी स्टैंडर्ड रेंज क्या होती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, तो उसकी स्टैंडर्ड रेंज होती है -पाई से पाई। और ब्रैकेट्स का भी याद रखना है, पाई पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है और -पाई पे सर्कुलर ब्रैकेट है। ये हाफ ओपन हाफ क्लोज इंटरवल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरवल्स को हम नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी के तौर पे आपने याद रख लेना है, जिस साइड पे सर्कल होता है ना, सर्कुलर ब्रैकेट होती है, उस साइड से ओपन इंटरवल होता है, और जिस साइड पे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट होती है उस साइड से क्लोज इंटरवल होता है। तो ये हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज इंटरवल है, इसको आपने याद रखना है। तो इसमें एमसीक्यूज भी हैं, ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि एक्स नॉन जीरो होना चाहिए, कंडीशन में ये शामिल है। 2-3 एमसीक्यूज मैंने इसमें बता दिए आपको, इसी तरह एमसीक्यूज तैयार करते हैं, इसी क्वेश्चंस में से आ जाते हैं। जो हम थ्योरी पढ़ते हैं, कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसमें जो चीजें यूज हुई होती हैं, जो लॉजिक यूज हुए होते हैं, उसमें से कोई ना कोई आपको एमसीक्यूज आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हमने सीख लिया कि पोलर फॉर्म में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो जब हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो जो कन्वर्ट कर दिया वो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया ना, आर और थीटा कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, इसको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या करते थे, आर्गन डायग्राम बनाते थे और एक्स यूनिट डिस्टेंस लेकर वाई यूनिट डिस्टेंस लेके
हम एक नंबर को रिप्रेजेंट कर देते थे, ऐसे ही हम आर और थीटा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में नंबर को रिप्रेजेंट किया करेंगे। और नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ चीजें हैं जिनको हम याद रख लेते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट में जो रीजन होता है ना, उसको हम पोल बोलते हैं, ये याद रखें। पोलर कोऑर्डिनेट में रीजन को क्या बोलते हैं? पोल। और जो पॉजिटिव रियल एक्सिस होता है ना, यहाँ से ये सारा पॉजिटिव रियल एक्सिस है। जो पॉजिटिव रियल एक्सिस होता है ना, उसको पोलर एक्सिस बोलते हैं। दो पॉइंट्स हो गए, तो रीजन को हम पोल बोलते हैं और पॉजिटिव रियल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम पोलर एक्सिस बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है, या इसको हम यूज क्यों करते हैं? डिस्क्राइब द लोकेशन। लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है ऑफ अ पॉइंट यूजिंग दो चीजें यूज करके, डिस्टेंस एंड एंगल को। मतलब हमने पॉइंट की लोकेशन को डिस्क्राइब करना है। कैसे डिस्क्राइब करना है? सिर्फ दो चीजों से, डायरेक्शन से और डिस्टेंस से। पोल से जो डिस्टेंस होगा और जो उसकी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन किससे होगी? पोलर एक्सिस से जो डायरेक्शन होगी, उससे हम डिसाइड करेंगे, डिस्क्राइब किया करेंगे पॉइंट की लोकेशन को। ठीक है, पहले हम मतलब एक्स यूनिट लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे जाके और वाई यूनिट अप साइड या डाउन साइड जाके रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम उसकी लोकेशन बता देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये सर्कुलर सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि एक थीटा एंगल होता है और दूसरा हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस होता है। उसकी मदद से हम शो करवाएंगे, मतलब उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा जी, अब पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? आर को थीटा में रिप्रेजेंट किया जाता है। आर क्या होता है? आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। अच्छा, पोल से जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है ना, देखें ये हमारे पास ओ पोल है और ये हमारे पास पॉइंट है आर को थीटा। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस बना है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस जो बना है, इसको हम बोलते हैं आर। आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द पॉइंट, ये डिस्टेंस होता है। इसमें भी दो कंडीशंस होती हैं कि हम एक आर नॉन नेगेटिव और दूसरा आर नेगेटिव, दो कंडीशंस है। अब दोनों कंडीशंस पे हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया करेंगे। ये दो कंडीशन, जब आर नॉन नेगेटिव होगा ना, आर क्या होगा? नॉन नेगेटिव, तो फिर जो हम पॉइंट है ना, वो इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा हम मेंशन किया करेंगे। उसकी लोकेशन होगी इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा। मतलब यहाँ पे एंगल बन गया थीटा, ये लाइन हमने लगा दी। अब इस पे जितने यूनिट आर ना, उतने यूनिट दूर जाके हमने ये पॉइंट लगा दिया। तो ये है थीटा की डायरेक्शन। एक होती है ऑपोजिट टू द थीटा डायरेक्शन। देखें, यहां से थीटा बन रहा था, ये एंगल, ये डायरेक्शन टू द थीटा है, ठीक है, एंगल की डायरेक्शन में। और ये इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर डाउन साइड पे जाएंगे तो उसी लाइन के स्ट्रेट लाइन डाउन साइड जाएंगे तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन। जब आर नेगेटिव होगा ना, तो फिर हम ऑपोजिट टू द थीटा, ऑपोजिट टू द एंगल, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन हम पॉइंट को रिप्रेजेंट किया करेंगे। ये दो पॉइंट आपने याद रखने। जब आर, ये कब डिसाइड करते हैं? आर अगर नॉन नेगेटिव होगा तो फिर इन दी डायरेक्शन ऑफ थीटा, तो फिर डायरेक्शन थीटा की डायरेक्शन में पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आर होगा नेगेटिव तो फिर हम किस साइड पे? ऑपोजिट डायरेक्शन पे थीटा को रिप्रेजेंट किया करेंगे। ये आर के लिए अपने दो पॉइंट्स याद रखें। थीटा इज द एंगल दैट शो इन विच डायरेक्शन द पॉइंट इज लोकेटेड। किस डायरेक्शन में पॉइंट लोकेटेड है, ये थीटा में बताता है, ये एंगल होता है, ठीक है। और इसको हमेशा हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं पोलर एक्सिस से। हमेशा थीटा को ना, थीटा को, ये रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस, हमेशा थीटा को इस एक्सिस से हम मतलब मेजर करना स्टार्ट किया करें। अब यहाँ पे भी दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक जो एंगल है थीटा मतलब पॉजिटिव हो सकता है, और एक जो एंगल है वो नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव थीटा या पॉजिटिव थीटा, इसके लिए भी दो तरह की हम जो है वो मेजरमेंट लेते हैं। पहली मेजर क्या होगी? अगर तो थीटा पॉजिटिव है तो ये हमने 10th में भी सीखा था, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन होगी। मतलब अगर थीटा पॉजिटिव है तो ये उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। और अगर थीटा नेगेटिव है, पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज, और अगर थीटा नेगेटिव है तो फिर क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन हुआ करेगी, ठीक है। तो हम यहां से ये याद रखेंगे, अगर थीटा पॉजिटिव आ जाए तो हम एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर कर लिया करेंगे एंगल को, और अगर थीटा नेगेटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर लिया करेंगे। ये दो चीजें याद रखने वाली थी पोलर कोऑर्डिनेट में। आर जब हमारे पास नेगेटिव होगा तो फिर क्या होगा, या पॉजिटिव होगा तो फिर क्या होगा? जब आर नॉन नेगेटिव होगा ना, जब आर नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव मतलब जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। जब आर नॉन नेगेटिव होगा तो फिर हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, ठीक है, थीटा की डायरेक्शन इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। और जब आर नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ थीटा, तो फिर थीटा की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाकर पॉइंट को रिप्रेजेंट किया करेंगे। ये दो एग्जांपल्स दिए कि आर नेगेटिव है तो इस साइड पे पॉइंट आ गया सेम पॉइंट, और अगर आर पॉइंट पॉजिटिव है तो इस साइड पे पॉइंट शो हो गया। अब थीटा पे भी दो चीजें हैं, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंगल्स जो होते हैं, एंगल्स वो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, जस्ट इट इज द डायरेक्शन।
ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव क्लॉकवाइज डायरेक्शन उसकी बताते हैं। तो मतलब अगर एंगल हमारे पास पॉजिटिव होगा तो हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया करेंगे, और अगर नेगेटिव होगा तो हम क्लॉकवाइज उसको मेजर किया करेंगे। ये दो चीजें हैं, इसके लिए आपने याद रखना है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हम वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जी एक्सरसाइज है 1.5, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। अच्छा जी देखें, आर हमारे पास इक्वल टू दिया हुआ है 2 और थीटा इक्वल टू दिया हुआ 75 डिग्री। जब भी हमने इस तरह इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम हमेशा पहले कोऑर्डिनेट्स बना के, ये थीटा कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट है, मतलब ये आर को रिप्रेजेंट करता है, और ये थीटा को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सिर्फ आर को रिप्रेजेंट करता है। थीटा हम एंगल देखते हैं कितने, अच्छा आर को रिप्रेजेंट कर। अब हम हमेशा क्या किया करेंगे, हम ईच डिस्टेंस वाइज जो है वो सर्कल बना लिया करेंगे, कंपास लेंगे, सेंटर से पोल से रख के हम हर यूनिट का सर्कल ले लेंगे, हर यूनिट का सर्कल, 1 यूनिट का सर्कल, 2 यूनिट का, 3 यूनिट का, 4 यूनिट, 5 यूनिट एंड सो ऑन, मतलब 4-5 हमने ले लिया। अब इसमें ना देखें 2 है ना, तो ये 2 वाला सेकंड पे, इस पे कहीं पे भी कोई पॉइंट बन सकता है। अब वो पॉइंट कहाँ पे बनना है वो हमें ये एंगल बताएगा कि पॉइंट कहाँ पे बनना है। तो एंगल है 75 डिग्री, 75 डिग्री का हमने एंगल रिप्रेजेंट करना। तो एंगल को कैसे हम लिया करेंगे, हम ना ये सेंटर पे डी रखेंगे और इस पोलर एक्सिस से, सेंटर पे डी रखेंगे, इस पोलर एक्सिस ए डायरेक्शन में, और 75 डिग्री का एंगल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल 75 डिग्री मैं कहता हूं एंगल आ गया है यहाँ पे, तो ये पॉइंट मैंने रिप्रेजेंट करवा दिया, मतलब यहाँ पे एंगल कितना बन गया, एंगल हमारे पास बन गया 75 डिग्री, और ये जो पॉइंट बना है ये 2,75 डिग्री बन गया। इस तरह हम पॉइंट को रिप्रेजेंट किया करेंगे। क्योंकि आर पॉजिटिव था ना, थीटा की डायरेक्शन में हमने इसको पॉइंट को लगा दिया, अगर आर होता नेगेटिव तो फिर हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाना था। नेक्स्ट को हम देखते हैं 120 डिग्री। पहले हम 120 डिग्री देख लेते कितना होगा, यहां से यहां तक हमारे पास हो गया 90 डिग्री, और इसमें 30 डिग्री ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। ये आ गया 120 डिग्री, 120 डिग्री एंगल आ गया। अच्छा यहाँ पे ये हम लाइन लगा लेते हैं 120 डिग्री की। ये हमारे पास आ गया 120 डिग्री, यहां से यहां तक का एंगल आ गया 120 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एंगल क्या है हमारे पास, आर क्या है, आर इक्वल टू है -3। जब आर नेगेटिव हो जाए तो हम थीटा की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब हम यहाँ से, ये जो पॉइंट था हमारे पास, ये पॉइंट बन गया, यहाँ था ये पॉइंट हमारे, ये पॉइंट बन है, ये पॉइंट क्या बन गया हमारे पास, -3,120 डिग्री। ये बात है कि अगर आर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा तो हमने किस साइड पे जाना है, तो ये आपने याद रखना है। आर अगर नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट टू द थीटा, पर अगर आर पॉजिटिव होगा तो डायरेक्शन टू द थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा, हम वो पॉइंट को रिप्रेजेंट किया करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट है हमारे पास, आर इक्वल टू आ गया 2 एंड थीटा इज इक्वल टू आ गया π/6 होता 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गई। पहले हम एंगल देख लेते 30 डिग्री, डी हम रखेंगे, डी रख के हम इसको शो करवा देंगे, तो 30 डिग्री वो यहाँ पे कहीं बनेगा। ठीक है 30 डिग्री बन गया, तो ये हमने लाइन लगा दी 30 डिग्री पे, एंगल कितना बन गया 30 डिग्री, और 2 यूनिट्स हैं, आर कितना हमारे पास 2 यूनिट, 1 यूनिट एंड 2 यूनिट, ये हमारे पास पॉइंट बना। पॉइंट क्या बन गया जी, 2,π/6। नेक्स्ट हम पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5,5π/6। अच्छा जी आर आ गया 5 और थीटा बन गया हमारे पास 150 डिग्री। कैसे, पाई की जगह हम 180 लगाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास 150 डिग्री बन गया। अब हम पहले 150 डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे। 150 डिग्री मतलब यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे, यहाँ तक 90 डिग्री आ गया, और 60 डिग्री हमें और चाहिए, तो वो यहाँ पे कहीं बनेगा। ये एंगल बन गया, तो मतलब ये डायरेक्शन बन रही है इसकी, तो यहाँ पे हम एक सीधी लाइन लगा देते हैं। एंगल कितना बन गया, एंगल हमारे पास बन गया 150 डिग्री। ठीक है, अब ये कितने यूनिट हमने लेना है, डिस्टेंस 5 यूनिट लेना है, 1 2 3 4 और 5 यूनिट, ये पॉइंट आ गया।
चूंकि आर पॉजिटिव था तो हमने टूवर्ड्स टू दी थीटा, इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा हमने पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 5,5 पाई/6। तो ऐसे हम पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है -5/2। तो आर हमारे पास कितना आ गया, आर इक्वल टू आ गया -2.5। 5/2 करेंगे तो -2.5 बनेगा। और सिमिलरली थीटा हमारे पास कितना बना, थीटा हमारे पास π/3 होता है 60 डिग्री। कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा जी कैसे फाइंड करेंगे, हम पाई की जगह 180 लगाएंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री बन जाएगा। तो पहले एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल बनेगा यहाँ पे कहीं। ये आपने सारा डी से एंगल बनाने हैं, तो डी से एंगल बना लिया, लाइन लगा देते हैं। ये लाइन लग गई है हमारे पास। अब मैंने ऐसे लाइन क्यों लगाई है, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि आर हमारे पास नेगेटिव है। ये थीटा बन गया, थीटा कितना है, मतलब 60 डिग्री, ये बन गया 60 डिग्री। अब हमने जाना है ऑपोजिट टू द थीटा डायरेक्शन जाना है, तो वो ये डायरेक्शन है, ठीक है। कितना जाना है, -2.5, मतलब 2 और 3 के बिटवीन जाना है, तो वो ये पॉइंट रहेगा। ये पॉइंट बन गया हमारे पास -5/2 π/3। ये पॉइंट हमने रिप्रेजेंट करवा दिए। अब अगले पे चलते हैं। आर हमारे पास है -3 और थीटा क्या है हमारे पास 2 π/3। थीटा हमारे पास बन गया -120 डिग्री, ठीक है। अब एंगल भी नेगेटिव है। जब एंगल नेगेटिव होता है तो हम क्लॉकवाइज उसको मेजर करते हैं। मतलब यहाँ से ये पोलर है ना, यहाँ से हमने एंगल को मेजर करना शुरू करना। तो अब हम डी को उल्टी रखेंगे। पहले हम डी को अप साइड पे रख रहे थे, अब डी को डाउन साइड पे रखेंगे और 120 डिग्री जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे। माइनस आर है ना, तो यहाँ पे जाके हमारे पास कितना बन गया 90 डिग्री, हमने जाना 120 डिग्री, 3 डिग्री और 30 डिग्री और ले लेंगे, तो ये हमारे पास बन गया 120 डिग्री। जी, अब मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन क्यों लगा रहा हूँ, डॉटेड लाइन मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि हमारे पास आर नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये हमारे पास थीटा बन गया। थीटा हमारे पास क्या बना है जी, थीटा बना है हमारे पास -120 डिग्री, थीटा बन गया। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने आर मतलब डिस्टेंस लेना है। तो कितना यूनिट डिस्टेंस लेना, 3 लेना। और कौन सी डायरेक्शन में लेना है, ऑपोजिट टू द थीटा डायरेक्शन लेना। थीटा की ये डायरेक्शन है, डाउन साइड जा रही है, हमने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन ये बनेगी। कितने यूनिट लेना है, 3 यूनिट लेना है। कितने यूनिट्स लेना है, 3 यूनिट लेना है। तो 1, 2 एंड 3, ये पॉइंट बन गया। ये पॉइंट क्या बना हमारे पास -3, -2 π/3। इस तरह हम पॉइंट्स को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। 6 पार्ट्स हो गए। नेक्स्ट 2 पार्ट्स देख लेते हैं। आर हमारे पास क्या बना जी, आर बन गया हमारे पास -4.5। थीटा कितना बन गया जी, थीटा इक्वल टू आ गया -285 डिग्री। नहीं, पहले हम 285 डिग्री देख लेते हैं वो कितना होता है। और नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं इस साइड को, यहाँ से यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ पे 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना होगा 270 डिग्री, 285 डिग्री, 15 डिग्री और हमने आगे। तो ये एंगल आ गया हमारे पास। नहीं, ये एंगल बना है। एंगल कितना बन गया हमारे पास, एंगल बन गया हमारे पास, डायरेक्शन इसकी बता दूं ना, एंगल हमने लिया है -285 डिग्री। एंगल बन गया -285 डिग्री। और कितना डिस्टेंस लेना है हमने, हमने लेना 4.5। और डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, क्योंकि आर नेगेटिव है ना, आर नेगेटिव है तो ऑपोजिट टू द थीटा डायरेक्शन, थीटा की ये डायरेक्शन जा रही है, थीटा की इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, तो ऑपोजिट डायरेक्शन की ये बनेगी। ये डी से सारा काम हमने करना है और स्केल से करना है नीट तरीके से। अब 4.5 है तो मतलब 4 और 5 के बिटवीन पॉइंट बनेगा, तो ये पॉइंट बन गया इसका, इतने -4.5। तो ये कितना बन गया जी, -9/2, 19 π/12 डिग्री। ये हमारा पॉइंट रिप्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा जी, आर हमारे पास आ गया -2.5। थीटा कितने डिग्री बन रहा है जी, थीटा हमारे पास बन गया 75 डिग्री। कैलकुलेटर से हम इसको देख लेंगे कितना बन रहा है। थीटा 75 डिग्री बन गया, तो हम 75, थीटा चूंकि पॉजिटिव है तो हम एंटी क्लॉकवाइज इसको मेजर करेंगे। तो 75 डिग्री ये यहाँ पे कहीं बनता है, ठीक है। तो चूंकि आर नेगेटिव है तो हम डॉटेड डॉटेड लाइंस लगा देंगे।
ये डायरेक्शन है थीटा की 75 डिग्री। चूंकि आर नेगेटिव था तो हमने थीटा की ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाकर पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हमारे पास ये बन रही है। ठीक, तो 2.5 मतलब 2 और 3 के बिटवीन हमने रहना है, तो ये पॉइंट बन गया। ये पॉइंट हमारे पास है -5/2, 5π/12। इस तरह हम नंबर्स को रिप्रेजेंट, कोई भी नंबर हो तो हम उस इस तरह उन नंबर्स को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है मतलब रेक्टेंगुलर फॉर्म में, उसको हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अभी पीछे हमने सीखा है कि सिर्फ हमने आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करके हमने फॉर्मूला में पुट कर देनी करनी है, जो पोलर फॉर्म है उसमें पुट कर देनी करनी है, तो हमारे पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उससे पहले ना हम क्वाड्रेंट को डिसाइड किया करेंगे, क्वाड्रेंट क्या होगा। देखिए, इसमें हम डिसाइड कर लेते हैं कि रियल पार्ट है हमारे पास 4, तो मतलब 4 यूनिट्स जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट है 3, तो मतलब 3 यूनिट आपसे जाएंगे, 1 2 एंड 3। तो मतलब ये पॉइंट बन रहा है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा में नो चेंज, थीटा थीटा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह हम सबसे पहले क्वाड्रेंट को डिसाइड किया करेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट z इक्वल टू 4 + 3 आयोटा। x हमारे पास आ गया 4 एंड y हमारे पास आ गया 3। तो सबसे पहले हम r फाइंड कर लेते हैं। r इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ z, इक्वल टू मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 9 + 16 अंडर रूट ऑफ 25, मतलब r की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। r आ गया, फिर हमने थीटा फाइंड करना है। चलिए थीटा फाइंड कर लेते। थीटा इक्वल टू है हमारे पास tan इनवर्स y/x, ये फॉर्मूला है। अच्छा जी, हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। tan इनवर्स y की वैल्यू है 3/4। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 36.87 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई, दोनों फाइंड कर रही। तो पोलर फॉर्म हमारे पास क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब r की और थीटा इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो z इक्वल टू r आ गया हमारे पास 5 कॉस थीटा की वैल्यू क्या है जी, 36.87 डिग्री प्लस आयोटा साइन 36.87 डिग्री। ये हमारे पास पोलर फॉर्म में आंसर आ गया। तो हम दो चीजें, पहले हम क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेंगे, आर और थीटा की वैल्यू फाइंड करके हम फॉर्मूला में पुट कर दिया करेंगे, तो हमारे पास पोलर फॉर्म बन जाएगी। तो z इक्वल टू आ गया हमारे पास 1 प्लस आयोटा। अच्छा जी, यहाँ से हम क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं, 1 यूनिट 1 यूनिट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा में नो चेंज, थीटा थीटा ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता। तो x हमारे पास आ गया 1 और y भी हमारे पास आ गया 1। तो सबसे पहले हम r फाइंड कर लेते हैं। r इक्वल टू होता है मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो मतलब अंडर रूट ऑफ 2। हमारे पास r की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 2। अब हमने थीटा फाइंड करना है। थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y/x। वैल्यूज क्या आ गई, tan इनवर्स 1/1, तो आ गया tan इनवर्स 1 जो कि इक्वल होता है π/4, मतलब 45 डिग्री होता है और वो 5/4 होता है। अब हम पोलर फॉर्म लिख लेते हैं। पोलर फॉर्म हमारे पास क्या है, z इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 cos π/4, थीटा की वैल्यू आ गई π/4, मैं वैल्यूज रिप्लेस कर रहा हूँ, प्लस आयोटा साइन π/4। ये हमारा आंसर आ गया पोलर फॉर्म। नेक्स्ट पार्ट देखें जी। अच्छा जी, इसमें अगर हम देखें तो z हमने लेट कर लिया -5/2 -5 अंडर रूट 3/2 आयोटा। अच्छा, अगर हम क्वाड्रेंट देखें तो नेगेटिव रियल एक्सिस तो मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, और नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, तो ये पॉइंट बन गया। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट बन रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करते हैं, पाई प्लस थीटा करते हैं, मतलब पाई तो थीटा को हम ऐड कर देते करते हैं, मतलब थीटा में इतना सा चेंज आएगा, ये याद रखना है। ये रफ में कर दें
हम रफ मतलब अलग से कर रहे हैं, साथ में थोड़ा सा साइड का चलो कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इसकी। इसमें x आ गया हमारे पास -5/2 एंड y आ गया -5/3/2। दोनों वैल्यूज आ गई हैं। पहले हम r फाइंड कर लेते हैं जो कि होता है मॉडुलस ऑफ z। फॉर्मूला क्या होता है जी, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 5/। अच्छा, इसमें ना नेगेटिव, जब हम क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं तो नेगेटिव के हम साइन यूज नहीं करते, वो सिर्फ स्पेशल केस में हम नेगेटिव का साइन यूज करते हैं। ये बात आपने याद रखनी कि नेगेटिव के साइन हमने यूज नहीं करने, क्योंकि हमने क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया, थर्ड क्वाड्रेंट। अच्छा जी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर 5/√3 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व आउट करते हैं। 5 का स्क्वायर होता है 25, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 4। ये हमारे पास आ गया 100/4। एलसीएम ले लेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो 10/2 कैंसिल आउट हो गए, आंसर हमारे पास आ गया, आर की वैल्यू आ गई 5। आर निकला है, अब हमने थीटा फाइंड करना है। नहीं जी, थीटा का फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स y/x। थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स y है हमारे पास 5/√3/2 और x है हमारे पास 5/2। नहीं जी, 5 5 से कट गया, 2 2 से कट गया, हमारे पास क्या बच गया, tan इनवर्स √3। तो कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री, जो कि होती है π/3। तो अब हमने इसको कहा था ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे, थीटा में ऐड कर दिया करेंगे पाई। तो राइट हैंड साइड में π/3 था, इसमें हमने पाई ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 4π/3। ले जी, ये एंगल आ गया, क्वाड्रेंट के लिहाज से चेंज हो गया। तो z इक्वल टू पोलर फॉर्म क्या थी हमारे पास, r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब सिंपल हम वैल्यूज लगा देंगे। r की वैल्यू थी हमारे पास 5 cos 4π/3 प्लस आयोटा साइन 4π/3। ये हमारा पोलर फॉर्म का आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि z इक्वल टू है 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। क्वाड्रेंट डिसाइड करते हैं तो ये रियल एक्सिस भी पॉजिटिव है, इमेजिनरी एक्सिस भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट मान ले। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा में नो चेंज, यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2 और y की वैल्यू आ गई √3/2। पहले हम r फाइंड कर लेंगे, r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर प्लस आयोटा मतलब इमेजिनरी पार्ट √3/2 का स्क्वायर। अच्छा जी, 1/2 का स्क्वायर आ गया 1/4, √3 से अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 4। आंसर क्या आ गया जी, 4/4 कैंसिल आउट हो गए, √1 मतलब r की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। r की वैल्यू 1 आ गई। अब हमने थीटा फाइंड करना है। तो थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। जी, वो वैल्यूज लगा देते हैं। tan इनवर्स y की वैल्यू है हमारे पास √3/2, 1/2। जी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, √3 बच गया। और अगर इसको कैलकुलेटर में फाइंड करेंगे तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि होता है π/3। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नो चेंज। थीटा की वैल्यू आ गई π/3। अब पोलर फॉर्म में लिख देंगे तो z इक्वल टू आ गया, r है हमारे पास 1 इंटू कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट 5 आ गया हमारे पास। 5 पार्ट में अगर हम देखें तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व आउट करने के बाद फिर हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। तो हमने कहा z इक्वल टू है 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा। जी, इसको कैसे हम सॉल्व करते थे, डिनोमिनेटर का हम कंजुगेट लेंगे, 1 प्लस आयोटा का कंजुगेट आ गया 1 माइनस आयोटा, उसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मतलब कम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 1 आ गया, माइनस आयोटा माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर
डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला बन गया 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, 1 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा आ गया, और एयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के इक्वल, तो प्लस माइनस -1 आ गया डिवाइड बाय 1, एयोटा स्क्वायर आ गया -1 माइनस माइनस प्लस का 1 आ गया। यहाँ हम यहाँ पे स्टेप बढ़ा लेते हैं, प्लस इंटू -1, एयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी माइनस इंटू -1, क्या किया हमने, अयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 लगा दिया, 1 माइनस 2 अयोटा प्लस माइनस -1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 1, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, बच गया -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 2, कैंसिल आउट होके z इक्वल टू बच गया हमारे पास माइनस अयोटा, और इसको हम लिख सकते हैं 0 माइनस अयोटा, ठीक है, z की वैल्यू आ गई 0 माइनस अयोटा। अच्छा, यहाँ पे ना स्पेशल केस बन गया है, क्योंकि x इक्वल टू आ गया 0 और y इक्वल टू आ गया -1, x 0 है और y नेगेटिव है, तो यहाँ पे फिर थीटा हमारे पास क्या बनेगा, स्पेशल केस है, और पहले हम r फाइंड करते तो r फाइंड कर लेते हैं, वो आ गया मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो r इक्वल टू आ गया √1, r इक्वल टू आ गया 1, तो थीटा फिर चूंकि स्पेशल केस है तो थीटा इक्वल टू -90 डिग्री बनेगा, ठीक है। स्पेशल केस ये था कि अगर x 0 हो और y नेगेटिव हो तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये केस हमने यूज किया, थीटा की वैल्यू आ गई -90 डिग्री, मतलब -π/2। अब इसको हम पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं, पोलर फॉर्म हमारे पास क्या है, z इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, r की वैल्यू आ गई 1 इंटू कॉस -π/2 प्लस अयोटा साइन -π/2, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, z इक्वल टू आ गया हमारे पास √3 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस √3 अयोटा, देखिए इसको हमने रैशनलाइज करना, मतलब साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 माइनस √3 का स्क्वायर अयोटा, √3 से मल्टीप्लाई होगा ना तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस अयोटा माइनस √3 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला बन गया a प्लस बी a माइनस बी, तो आ गया 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं जी, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, √3 -3 अयोटा प्लस अयोटा, जी अयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1 के, माइनस √3 इंटू -1 डिवाइड बाय 1 -3 इंटू -1, हमने अयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज की है जो कि -1 के इक्वल है। अच्छा जी, √3 -2 अयोटा बच गया, और यहाँ पे हमारे पास -1 मल्टीप्लाई होगा प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस माइनस प्लस 3, तो मजीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो √3 प्लस √3 2√3 -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई है, z इक्वल टू 4, इसको भी डिवाइड करता है और इस वाली वैल्यू को भी, इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट दोनों को डिवाइड करता है, 2√3 डिवाइडेड बाय 4 -2 अयोटा डिवाइडेड बाय 4, जो कैंसिलेशन हो रही है 2 आ गया, 2 2 4, तो z की वैल्यू हमारे पास क्या बचेगी, √3 बाय 2 माइनस आयोटा बाय 2, यहाँ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू आयोटा, इंटू आयोटा। तो यहाँ से पहले हम क्वाड्रेंट डिसाइड करेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है, तो क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं। क्वाड्रेंट का सिंपल सा फॉर्मूला था, अच्छा जी, यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास पॉजिटिव है तो मतलब राइट साइड पे जाएंगे, और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है तो मतलब डाउन साइड जाएंगे, तो मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करते हैं 2π माइनस थीटा करते हैं। चलिए पहले हम r फाइंड कर लेते हैं, उसके लिए x है हमारे पास
√3/2 एंड y है हमारे पास 1/2। चूंकि हमने क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया ना, जब क्वाड्रेंट डिसाइड कर लें तो फिर जो हम है वो नेगेटिव साइन यूज नहीं करते, स्पेशल केस में हम सिर्फ नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो z का मॉडुलस मतलब ये r के इक्वल होता है, r इक्वल टू √3/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर। नहीं, ये पीछे भी हमने सॉल्व किया हुआ इसी तरह का, पिछले में भी, मतलब ये 3/4 बन गया और ये 1/4। सॉल्व करेंगे तो r हमारे पास आ जाएगा 1। कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली हम थीटा फाइंड कर लेते हैं। थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स y/x। अच्छा जी, tan इनवर्स y है हमारे पास 1/2 और x है √3/2। 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, tan इनवर्स 1/√3 और इक्वल टू होता है ये 30 डिग्री के, जो होता है π/6 के इक्वल। ये थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास π/6। चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा को 2π में से माइनस कर दो, थीटा इक्वल टू आ गया 2π माइनस π/6। 12 में से मतलब इसको कैलकुलेटर से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 12π माइनस पाई डिवाइडेड बाय 6, मतलब क्या आ गया 11π डिवाइडेड बाय 6। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इसको लिखेंगे पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म हमारे पास क्या बनती है जी, पोलर फॉर्म g इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r है हमारे पास 1, कॉस थीटा क्या आ गया हमारे पास 11π/6 प्लस आयोटा साइन 11π/6। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट पार्ट है, सेम टू सेम वैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे। z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, 4 प्लस 3 आयोटा। ले जी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा। न्यूमिनेटर से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, 3 4 आर 12 माइनस 9 आयोटा प्लस 16 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे फॉर्मूला बन गया 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, मजीद सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 2 माइनस 9 प्लस 17 प्लस का 7 आयोटा आ गया, माइनस 12 आयोटा स्क्वायर होता है -1 इक्वल, उसकी वैल्यू लगा दी हमने 16 माइनस 9 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दी, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1। 12 प्लस 7 आयोटा प्लस 12 -1 इंटू -12 प्लस का 12 हो गया डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9। तो वैल्यू आ गई हमारे पास 24 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 25। 25 रियल पार्ट को भी डिवाइड करता है और इमेजिनरी पार्ट को भी डिवाइड करता है, तो z इक्वल टू आ गया हमारे पास 24/25 प्लस आयोटा 7/25। लीजिए, यहाँ से फिर x आ गया मेरे पास 24/25 और y इक्वल टू आ गया 7/25। चूंकि दोनों रियल हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा में कोई चेंज नहीं आता। तो अब हम इसकी दोनों वैल्यूज फाइंड कर रहे थे। पहले हम फाइंड करते थे r इक्वल टू जी का मोड, जी का मोड इक्वल टू आ गया जी हमारे पास 24/25 का स्क्वायर प्लस 7/25 का स्क्वायर। आप इसको एक दफा में साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, ये 625 डिवाइड बाय 625 आएगा, कैंसिल आउट हो गए, आंसर हमारे पास आ गया 1। अब कैलकुलेटर से डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी सॉल्व करें आप इसको कर सकते हैं। तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब हमने थीटा फाइंड करना है, तो थीटा इक्वल टू आ गया tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है हमारे पास 7/25 और 24/25। 25 से 25 कैंसिल आउट हो गया, बाकी की हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। tan इनवर्स 7/24। देखिए, थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 16.26 डिग्री।
वैल्यूज आर मतलब इसके पोलर फॉर्म लिख लेते हैं, वो है हमारे पास आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। वैल्यूज पुट करें जी, आर की वैल्यू हमारे पास 1 इंटू कॉस 16.26 डिग्री प्लस आयोटा साइन 16.26 डिग्री। ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए, अब हमने पहले पोलर मतलब पहले हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा था। अब हमारे पास पोलर फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, और इसके लिए हम टोटली कैलकुलेटर का यूज करते हैं। 4 वैसे आ गया, 5 पाई/3 को पहले हम डिग्रीज में लिख लेते ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। 5 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 180 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बन गया हमारे पास 300 डिग्री। तो आ गया कॉस 300 डिग्री प्लस आयोटा साइन 300 डिग्री। देखिए, इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। कॉस 300 क्या आ गया और साइन 300 क्या आ गया। देखिए, कॉस 300 डिग्री ये आ गया 1/2 प्लस आयोटा वैसे आ गया। साइन 300 डिग्री क्या होता है जी, साइन 300 ये आ गया -√3/2। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4/2 प्लस माइनस माइनस 4√3/2 अयोटा। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बच गया। ये कैंसिल आउट हो गए, -2√3 अयोटा। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है, तो मतलब टोटली कैलकुलेटर का हमने यूज करना है। 3/2 वैसे आ गया। पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कितने डिग्री बनता है। तो 7 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हमारे पास बन गया 210 डिग्री प्लस आयोटा साइन 210 डिग्री। स्टूडेंट 3/2 वैसे आ गया। कॉस 210 की वैल्यू होती है -√3/2 प्लस आयोटा वैसे ही आ गया, और साइन 210 की वैल्यू होती है -1/2। कैलकुलेटर से आप वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। वैल्यूज फाइंड कर ली हैं। अब हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवा देना। 3/3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3/3, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4, प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 इंटू होगा। ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अच्छा देखिए, इसमें ना हमें कम्प्लेक्स में पहले वैल्यू नहीं दी गई, हमें आर्गुमेंट की वैल्यू दी गई है और आर की वैल्यू दी गई है। पहले हम इसको कम्प्लेक्स में कन्वर्ट करेंगे, तो मतलब आर इक्वल टू आ गया 7 और थीटा इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जी है थीटा बन गया 245 डिग्री। देखिए, हम पहले इसको पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। पोलर फॉर्म में लिखने का तरीकाकार ये है कि जी इक्वल टू आ गया 7 इंटू कॉस 245 डिग्री प्लस आयोटा साइन 245 डिग्री। अब हम कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 7 वैसे ही आ गया, कॉस 245 डिग्री ये हमारे पास आ गया -0.42 प्लस आयोटा इसकी वैल्यू लगा देंगे साइन 245 डिग्री। साइन 245 की वैल्यू आ गई -0.882। ये -0.882 वैल्यू आ गई। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। 7 मल्टीप्लाई बाय 0.42 हमारे पास आ गया -2.94 प्लस माइनस माइनस 7 मल्टीप्लाई 0.882 6.174 अयोटा। ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और हमारे पास आ गया 11 और आर्गुमेंट ऑफ जी थीटा की वैल्यू होती है, थीटा की वैल्यू 11 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाय 12। थीटा की वैल्यू आ गई -165 डिग्री। देखिए, पहले हम इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे। 11 इंटू कॉस -165 डिग्री प्लस अयोटा साइन -165 डिग्री। देखिए, हम कैलकुलेटर से वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। कॉस
165 माइनस 0.97 राउंड ऑफ करके लिख लिए 97 आ गया प्लस आयोटा। अच्छा जी, इसकी क्या वैल्यू आएगी? साइन साइन माइनस 165 माइनस 0.26 राउंड ऑफ करके मैं वैल्यू लिखी है 11। अब 11 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा 0.97 मल्टीप्लाई बाय 11, ये हमारे पास आ गया -10.67 प्लस माइनस माइनस 11 मल्टीप्लाई 0.26, तो यह हमारे पास आ गया 2.86। ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलर नेक्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। पहले हम इसका आर की वैल्यू लिख लेते हैं। आर इक्वल टू है 10/3। 3.33 और थीटा इक्वल टू आ गया -17 मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई 12, तो ये हमारे पास आ गया -255 डिग्री। जी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो z इक्वल टू आ गया आर है 3.33 इंटू कॉस -255 डिग्री प्लस आयोटा साइन 255 डिग्री, माइनस का साइन साथ वैसे आ गया। अब 3.33 वैसे आ गया, इनकी कैलकुलेटर से वैल्यूज निकाल लेंगे। कॉस -255 माइनस 0.26 प्लस आयोटा वैसे ही आ गया साइन 255 साइन -255 0.996 हमारे पास इसका आंसर आ गया, पॉजिटिव है। अच्छा 3.33 को मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3.33 मल्टीप्लाई माइनस 0.26, आंसर आ गया जी -0.86 प्लस 3.33 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.96 से, 0.31 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट को हम डायरेक्टली ऐसे सॉल्व कर देंगे, 2 आ गया वैसे ही। cos -33 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.83। अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट के लिए 2 वैसे ही आ गया और cos -33 की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.838 प्लस आयोटा 2 वैसे ही आ गया और साइन -33 की वैल्यू -0.544। अच्छा जी, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, टू मल्टीप्लाई 0.838 1.67 प्लस माइनस माइनस 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 मल्टीप्लाई 0.5446, ये आ गया हमारे पास 1.09 आयोटा, ये हमारा आंसर। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमने कन्वर्ट करना सीख लिया। पहले हमने पोलर कोऑर्डिनेट में नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखा, फिर हमने सीखा
कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है तो उसको पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सीखा पोलर फॉर्म को हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हमने सारा सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि पहले हमने सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। फिर अब हम सीखेंगे अगर हमारे पास पोलर नंबर्स हों, पोलर नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, उनको ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, या उनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द।